नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 2018 में आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें आरबीआई ने बैंक्स को रोक दिया था, बैंक्स पर बैन लगा दिया था कि बैंक्स किसी भी प्रकार से वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजेस से डील नहीं कर सकते, या फिर वो इंडिविजुअल्स जिनके पास वर्चुअल करेंसीज हैं उनसे डील नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में बात करें, आरबीआई ने बैंकों को रोक दिया था कि आप वर्चुअल करेंसीज से संबंधित किसी भी प्रकार की सर्विस को नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसके अगेंस्ट वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने मांग की थी ये जो ऑर्डर है आरबीआई का ये गलत है, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। हमारा आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास जी ये कहता है हर एक पर्सन को अधिकार है वो किसी भी प्रकार का प्रोफेशन अपना सकता है, ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। इसीलिए आरबीआई का 2018 का सर्कुलर इस राइट के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा, देखो, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है आरबीआई का ये सर्कुलर। क्या है प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट? देखो, अक्सर कोर्ट्स जो हैं विभिन्न राइट्स के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए इस टेस्ट का सहारा लेती हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के अनुसार पनिशमेंट देखो ऑफेंस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, मतलब सजा जो है वो अपराध के मुताबिक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपराध छोटा सा किया है लेकिन आपको सजा बहुत बड़ी दी जा रही है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये सही है, वर्चुअल करेंसी से काफ़ी खतरा है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वर्चुअल करेंसी से, लेकिन इनको आउटराइटली बैन करना यानी इतनी बड़ी पनिशमेंट करना कि पूरी तरह से वर्चुअल करेंसी बैन हो हमारे देश में, ये सही नहीं है। इसीलिए आरबीआई का जो सर्कुलर है वो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है। अब देखो, हम एक एक करके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब बिल्कुल सिंप्लीफाई करके डिस्कस करते हैं। वर्चुअल करेंसी की डेफिनेशन क्या है? देखो, वर्चुअल करेंसी की कोई ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। सतोशी नाकामोटो, इनको देखो बिटकॉइन का फाउंडर माना जाता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस पर आधारित है बिटकॉइन, इस टेक्नोलॉजी का फाउंडर भी सतोशी नाकामोटो को माना जाता है। देखो, बिटकॉइन जो है वो सिर्फ एक एग्जांपल है वर्चुअल करेंसी का और क्रिप्टो करेंसी का। वैसे एक बात आप मुझे बताइए, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस को आगे हम जानेंगे। फिलहाल अभी हम वर्चुअल करेंसी की बात करते हैं जो एक अम्ब्रेला टर्म है। मान लीजिए ये वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी के अंदर क्रिप्टो करेंसी आती है। सतोशी नाकामोटो के अनुसार बिटकॉइन नया इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम है जो फुली पीयर टू पीयर है, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम में। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए ए को कुछ पैसा ट्रांसफर करना है बी को, तो किसी भी रूट से ए बी को पैसा ट्रांसफर करता है, फॉर एग्जांपल एनईएफटी करता है। तो देखो, जो सेंट्रल बैंक है जिसके पास सारा बही खाता है, हिसाब किताब है, वहां पे ट्रांजैक्शन रजिस्टर होगी और ए से पैसा चला जाएगा बी में। लेकिन वो बही खाता जो है वो सिर्फ थर्ड पार्टी के द्वारा देखा जा सकता है, यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा देखा जा सकता है। ए और बी के द्वारा उस सेंट्रलाइज्ड खाते को नहीं देखा जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम में क्या है, ए बी को पैसा भेजेगा लेकिन जो थर्ड पार्टी है यानी सेंट्रल बैंक, इसका कोई रोल नहीं है। जो बही खाता है वो हर कोई देख सकता है, ए देख सकता है, बी देख सकता है, वो सबके लिए एक्सेसिबल है। ये डिफरेंस है, मतलब थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन वर्चुअल करेंसीज में। तो वर्चुअल करेंसी आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो एक बड़ी टर्म है, वो सारी करेंसीज जो नॉन फिएट हैं। नॉन फिएट का क्या मतलब होता है? देखो, फिएट करेंसी वो करेंसी होती है जो गवर्नमेंट द्वारा इशूड होती है, जैसे रुपी, डॉलर, ये सब फिएट करेंसीज हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा इशूड हैं।
वो सारी करेंसीज जो नॉन फिएट हैं और जिनकी ट्रेडिंग ऑनलाइन होती हैं वो सब वर्चुअल करेंसीज हैं। और दूसरी तरफ देखो, क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल करेंसीज में डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो करेंसीज में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है सिक्योरिटी की। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज होते हैं क्रिप्टो करेंसीज में ताकि करेंसी को और जिस नेटवर्क में करेंसी ट्रेड कर रही है उसे और ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके। तो ये डिफरेंस है वर्चुअल करेंसी के बीच और क्रिप्टो करेंसीज के बीच। वर्चुअल करेंसी तो देखो एक बड़ी टर्म है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी के अंडर आती है। डिफरेंस ये है, क्रिप्टो करेंसीज में सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है इनक्रिप्शन एल्गोरिथम की फॉर्म में, नेटवर्क को और करेंसी को और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्या क्रिप्टो करेंसीज वास्तव में खतरनाक है? देखो, आरबीआई ने इसलिए बैन लगाया था क्रिप्टो करेंसीज पे। आरबीआई के तर्क इस प्रकार से थे कि एक तो क्रिप्टो करेंसीज में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आज दाम $2000 है, कल को $3000 है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है क्रिप्टो करेंसीज। दूसरा, क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। और देखो, पता नहीं लगता, जैसे अभी जो सिस्टम है जिसमें तो सेंट्रल बैंक के पास पूरा ग्लोबलाइज्ड बही खाता होता है, पता लगता रहता है कौन से कस्टमर ने किसको पैसे दिए, ट्रांजैक्शंस नोट होती हैं। बट क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अज्ञात रहती हैं। तो इन करेंसीज का इस्तेमाल किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। खतरा ये भी था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसकी सहायता से हमारे देश में आरबीआई लिक्विडिटी को मैनेज करती है, इन्फ्लेशन को मैनेज करती है, बहुत सारे काम करती है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की सहायता से। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी अगर ज़्यादा लोग अपना पैसा स्टोर करके रखने लगेंगे क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में। आरबीआई का मानना ये था कि ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसीज ना खरीदें, क्रिप्टो करेंसीज की फॉर्म में अपना पैसा ना स्टोर करके रखें। ये इंश्योर करने के लिए हमने बैन लगाया था क्रिप्टो करेंसीज पर। बट देखो, दिक्कत ये है, अगर आउटराइट बैन लगा दिया जाता है जैसा कि आरबीआई ने लगा दिया था, तो जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करना है वो तो करते रहेंगे, लेकिन वो अंडरग्राउंड ट्रेड करेंगे और रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे अच्छा तो यही है ना कि आप पूरी तरह से बैन लगाने के बजाय इस करेंसी को रेगुलेट कर लो। पिटिशनर्स ने यही बात सुप्रीम कोर्ट में बोली थी। पिटिशनर्स ने कहा था, देखो, आरबीआई का जो एक्शन है क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का, ये बहुत ज़्यादा हार्श है, क्योंकि आरबीआई ने किसी प्रकार की कोई स्टडी नहीं की। मोरल ग्राउंड्स पर क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का फैसला ले लिया गया। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो, आज काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म्स के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को अपनाया गया है लैंडिंग के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए, दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके अलावा एक देश से दूसरे देश में पेमेंट्स के लिए भी क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है इंटरनेशनल ट्रेडिंग फर्म्स के द्वारा। इवन यूरोपियन यूनियन ने भी क्रिप्टो करेंसीज पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया, रेगुलेट किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को। तो अब आरबीआई को भी एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि रेगुलेशन किया जा सके क्रिप्टो करेंसीज का। 2019 के बिल में हमने डिजिटल रुपी को क्रिएट करने के लिए बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था। तो अब आगे जाते हुए हमें क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज पर आधारित जो टेक्नोलॉजी है इसका और ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, अच्छे से फर्दर डिजिटलाइजेशन करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में। एक बात देखो, ये बोली जाती है लास्ट में कि रेगुलेशन आरबीआई के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से एडवांस होती जा रही है। तो आरबीआई कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स लेकर आएगा, थोड़े दिनों में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। तो आरबीआई को लगातार सिचुएशन पर नज़र रखनी होगी ताकि क्रिप्टो करेंसीज को इफेक्टिवली रेगुलेट किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।